Good morning, everyone. Now let's start further in assessment procedures. Interchangeability of PAN with Aadhaar number. Now, interchangeability of PAN with Aadhaar number, as the name suggests, interchangeability we are talking about can be interchange PAN with Aadhaar. It says every person who is required to furnish or intimate or quote his PAN may furnish or intimate or quote his Aadhaar number in lieu of PAN with effect from 1/9/2019। तो ये बोलता है कि जिन जिन को पैन फर्निश करना होता है वो पैन की जगह आधार नंबर फर्निश कर सकते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1/9/2019 इफ़ ही हैज़ नॉट बीन अलॉटेड अ पैन बट पोजेस आधार नंबर। उसको पैन अलॉट नहीं हुआ लेकिन उसके पास आधार नंबर है। हैज़ बीन अलॉटेड अ पैन एंड हैज़ इंटीमेटेड इज आधार नंबर to prescribed authority in accordance with the requirement contained in section 139 AA 2। या फिर उसके पास पैन तो है लेकिन उसने अपना आधार कार्ड नंबर इंटीमेट कर दिया है टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट कंटेन्ड इन सेक्शन 139 AA 2। पैन वुड बी अलॉटेड इन प्रिस्क्राइब मैनर टू द पर्सन हु हैज़ नॉट बीन अलॉटेड अ पैन बट पोजेस आधार नंबर। ठीक है, तो ये हो गया, हम पैन की जगह आधार कोट कर सकते हैं इन दो कंडीशंस में। अब आते हैं कोटिंग एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ पैन और आधार नंबर। एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू सच प्रिस्क्राइब्ड ट्रांजैक्शन इज रिक्वायर्ड टू कोट हिज पैन और आधार नंबर एज द केस मे बी इन द डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू सच ट्रांजैक्शन। सच पर्सन्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ऑथेंटिकेट सच पैन और आधार नंबर इन द प्रिस्क्राइब मैनर। अब ये बात करता है कि जो भी प्रिस्क्राइब ट्रांजैक्शंस होंगे उसमें हमें रिक्वायरमेंट है पैन या आधार जो भी है कोट करने की, और उन पर्सन्स को अपना पैन या आधार ऑथेंटिकेट भी करना पड़ेगा इन द प्रिस्क्राइब मैनर। अब ये नया चीज़ आई है ऑथेंटिकेशन, हमें अपना आधार नंबर या पैन नंबर ऑथेंटिकेट भी करना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन। Every person receiving such documents relating to transaction referred to in A has to ensure that PAN or Aadhaar number has been duly coded in such documents. They have to also ensure that such PAN or Aadhaar number is so authenticated. ठीक है, अब आगे चलते हैं। पावर टू मेक द रूल्स। अब बात करते हैं CBDT की पावर टू मेक द रूल्स। अब CBDT के पास कुछ पावर्स हैं टू मेक द रूल्स। क्या क्या पावर्स हैं? CBDT is empowered to make the rules with regard to the following: the form and the manner in which the application for PAN may be made and the particulars to be given therein। किस फॉर्म या मैनर में एप्लीकेशन ऑफ पैन देना है और क्या क्या पर्टिकुलर्स होंगे उसमें, वो CBDT प्रिस्क्राइब करेगी। द कैटेगरीज ऑफ ट्रांजैक्शन इन रिलेशन टू विच पैन और आधार नंबर एज द केस में बी टू बी कोटेड इन द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। The category of documents pertaining to business or profession in which PAN or Aadhaar number, as the case may be, shall be quoted by every person। फिर इसमें बोल रहा है the categories of documents pertaining to business or profession in which PAN और Aadhaar number, as the case may be, quoted by every person। तो वो categories of documents बताएगी CBDT। The class or classes of the person to whom the provisions of this section shall not apply। तो जिनमें ये सेक्शन नहीं अप्लाई होगा वो भी एक बताएगी CBDT। अब रूल 114 AAB की बात हो रही है इसमें। रूल 114 AAB प्रोवाइड्स दैट प्रोविजंस ऑफ 139A शैल नॉट अप्लाई। अब ये प्रोविजंस किस में अप्लाई नहीं होंगे, ये उसकी बात करती है। पहला, टू अ नॉन कॉरपोरेट, नॉन रेसिडेंट और अ फॉरेन कंपनी हु हैज़ मेड इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड फंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो एक नॉन कॉरपोरेट, नॉन रेसिडेंट या फिर एक फॉरेन कंपनी जिसने इन्वेस्टमेंट करी है किसी स्पेसिफाइड फंड में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसको ये 139A फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर टू अ नॉन रेसिडेंट बीइंग एन एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर हु हैज़ मेड ट्रांजैक्शन ओनली इन अ कैपिटल एसेट रिफर टू इन सेक्शन 47(7)AB bonds or GDRs under section 115AC, rupee denominated bonds of an Indian company, derivative and other notified securities which are listed on a recognized stock exchange,
located in any IFSC and consideration on transfer of such capital asset is paid or payable in foreign currency if the following conditions are satisfied. तो ये बोलता है एक नॉन रेसिडेंट, अब ये सब वो हैं जिनमें सेक्शन 139 ही एप्लीकेबल नहीं होगा, तो टू अ नॉन रेसिडेंट, एक नॉन रेसिडेंट जो कि एक एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर है. एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर की डेफिनेशन डिफाइंड है इनकम टैक्स एक्ट में. हु हैज़ मेड अ ट्रांजैक्शन ओनली इन अ कैपिटल एसेट रिफर टू इन सेक्शन 47(7)(ab), जिसने एक ट्रांजैक्शन किया है इन अ कैपिटल एसेट जो कि रेफर्ड है सेक्शन 47(7)(ab) में, विच आर लिस्टेड ऑन द रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन IFSC, और ये लिस्टेड हैं कहाँ पर, IFSC में, और द कंसिडरेशन ऑफ विच इज़ पेबल इन फॉरेन करेंसी, और जिनकी कंसिडरेशन फॉरेन करेंसी में पेबल है. तो पहला ये एक नॉन रेसिडेंट रहेंगे, दूसरा एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर, तीसरा 47(7)(ab) के इन्वेस्टमेंट रहेंगे, चौथा ये IFSC में लोकेटेड रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज में रहेंगे, और फिफ्थ इट हैज़ टू बी पेड और पेबल इन फॉरेन करेंसी इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. अब इसमें ये फॉलोइंग कंडीशंस आर टू बी सेटिस्फाइड. पहली, द नॉन रेसिडेंट डज नॉट अर्न एनी इनकम इन इंडिया अदर दैन द इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड फंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. स्पेसिफाइड फंड के अलावा और किसी चीज़ से इनकम नहीं होनी चाहिए. सिमिलरली, द एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर डज नॉट अर्न एनी इनकम इन इंडिया अदर दैन द इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट रिफर टू इन सेक्शन 47(7)(ab, और एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर की जो इनकम है वो सिर्फ कैपिटल एसेट के ट्रांसफ़र से आनी चाहिए और किसी चीज़ के ट्रांसफ़र से नहीं आनी चाहिए. तो ये दोनों केसेस के लिए ये कवर्ड हैं. जो ऊपर हमने दो केसेस की बात करी थी, स्पेसिफाइड फंड और दूसरा कैपिटल एसेट, ये दोनों के बारे में बता रहा है कि अगर इनके अलावा कोई भी इनकम होती है तो वो एलिजिबल नहीं है फॉर द एग्जेम्पशन फ्रॉम 139A. फिर एनी इनकम टैक्स ड्यू ऑन इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट हैज़ बीन डिडक्टेड एट सोर्स and remitted to the central government by specified fund at the rate specified in 194 LLB of the Act. This condition is not applicable in case of foreign investor. तो दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि एनी इनकम टैक्स ड्यू ऑन इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट हैज़ बीन डिडक्टेड एट सोर्स. कोई भी इनकम टैक्स जो ड्यू हो रहा है ऑन द इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट वो डिडक्ट हो गया एज अ TDS और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को रेमिट कर दिया गया है एट द रेट स्पेसिफाइड अंडर 194 LBB ऑफ द एक्ट. दिस कंडीशन इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर. ये फॉरेन इन्वेस्टर की बात नहीं हो रही है, ये ऊपर वाले की बात हो रही है, दैट इज़ टू नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी. तीसरी कंडीशन क्या है, द नॉन रेसिडेंट एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर furnishes the following details and documents respectively to the specified fund stockbroker through which the transaction is made, respectively name, email ID, contact number, address in the country or specified territory outside India of which he is a resident. तो ये डिटेल देनी पड़ेगी टू द स्टॉक ब्रोकर स्पेसिफाइड फंड. तो ये तीनों जब सेटिस्फाई होंगी तभी ये 139A से 39 के प्रोविजन से एग्जेम्प्ट होंगे. फिर इसके बाद और क्या क्या देना पड़ेगा स्टॉक ब्रोकर को, अ डिक्लेरेशन दैट ही इज़ अ रेसिडेंट ऑफ द कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया एंड टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इन द कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी ऑफ हिज रेसिडेंस, and in case no such number is available, then a unique number on the basis of which the non-resident is identified by the government of that country or specified territory of which he claims to be a resident. अब स्पेसिफाइड फंड स्टॉक ब्रोकर टू फर्निश सच डिटेल्स रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रेसिडेंट. अब जो ये स्टॉक ब्रोकर जो ये चारों डिटेल्स ये जो हमने बात करी ऊपर जो रिसीव करेंगे उनको ये डिटेल्स फर्निश भी करनी पड़ेंगी. किसको? द स्पेसिफाइड फंड स्टॉक ब्रोकर एज द केस में बी हैज़ टू फर्निश a quarterly statement for the quarter of the financial year in which the details and documents furnished by such non-resident eligible foreign investor received by it in Form 49BA to the Principal Director General of Income Tax
or the Director General of Income Tax or the person authorized by him electronically. It is also required to upload the declaration received from such non-resident eligible foreign investor within 15 days from the end of the quarter of the financial year to which such statement relates. तो उसको क्या करना पड़ेगा? इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अपलोड अ डिक्लेरेशन. एक डिक्लेरेशन भी अपलोड करनी पड़ेगी जो कि रिसीव होगी नॉन रेसिडेंट एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर से. और ये कब तक इन लोग को अपलोड करनी पड़ेगी स्टॉक ब्रोकर्स को? विद इन 15 days फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर के एंड होने से 15 days, विद इन 15 days फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच द सच स्टेटमेंट रिलेट्स. अब मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स दिए गए हैं इसमें. स्पेसिफाइड फंड या पढ़ सकते हैं पॉज करके. फिर एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर की डेफिनेशन दी गई है इसमें. फिर स्टॉक ब्रोकर. The form and manner in which the person who has not been allotted a PAN shall make a declaration. The manner in which PAN Aadhaar number shall be quoted for transactions cited in B above. The time and manner in which the transactions cited in B above shall be intimated to the prescribed authority. तो ये सब चीज़ें हैं, ये फर्निश होंगी स्टॉक ब्रोकर को. फिर आती है मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स फॉर द पर्पस ऑफ 139A. ये आप देख सकते हैं, इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है. फिर आ जाती हैं पेनल्टीज़ फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139A, दैट इज सेक्शन 272B. तो 272B1 फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ 139A 10,000 की पेनल्टी है. 272B2 failure to quote PAN Aadhaar number in any document referred to in section 139A5C. Failure to intimate PAN Aadhaar as required by section 139A5C and knowingly quoting or intimating a number which is false. तो 10,000 for each such default. फिर आ जाता है फेलियर टू कोड, दैट इज 272B2A. फेलियर टू कोड PAN Aadhaar number in documents referred to in section 139A6A or authenticate such number in accordance with the provision contained therein, 10,000 for each such default. And 272B2B, failure to ensure that the PAN Aadhaar number is duly quoted in documents relating to transaction referred to in section 139A5C or section 139A6A, and failure to ensure that PAN Aadhaar number has been duly authenticated in respect of transaction referred to section 139(6)(a), 10,000 for each such default. It is necessary to give an opportunity to be heard to the person to whom the penalty under section 272B is proposed to be imposed. अब बात करते हैं कोटिंग ऑफ आधार नंबर, दैट इज सेक्शन 139AA. मैंडेटरी कोटिंग ऑफ आधार नंबर. Every person who is eligible to obtain Aadhaar number is required to mandatorily quote Aadhaar number on or after 1st July 2017 in the application form for allotment of PAN in the return of income. तो ये बोलता है 1 जुलाई 2017 के बाद से 17 या उसके बाद से पैन की एप्लीकेशन फॉर्म में हमें आधार कोड करना होगा और रिटर्न ऑफ इनकम में हमें आधार नंबर कोड करना होगा. फिर आता है मैंडेटरी कोटिंग ऑफ एनरोलमेंट ID वेयर अ पर्सन डज नॉट हैव आधार नंबर. इफ़ अ पर्सन डज नॉट हैव आधार नंबर, अगर किसी के पास आधार नंबर नहीं है, ही इज़ रिक्वायर्ड टू कोट enrollment ID of Aadhaar application form issued to him at the time of enrollment in application form for allotment of PAN or in return of income furnished by him. अगर किसी के पास आधार नंबर नहीं है तो वो एनरोलमेंट ID अपनी लिखेगा at the time of issuance of PAN or at the time of filing the return of income. फिर आ जाते हैं इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर टू प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी. Every person who has been allotted PAN on 1st July 2017 and who is eligible to obtain Aadhaar number shall intimate his Aadhaar number to the Principal Director General of Income Tax or Principal Director of Income Tax on or before 31st March 2000
2022। तो अब ये बोल रहे हैं कि जिनको जिनको पैन अलॉट हो गया है एज ऑन 1 जुलाई 2017 और जो एलिजिबल हैं आधार नंबर ऑब्टेन करने के, वो अपना आधार नंबर इंटीमेट करेंगे प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स को या फिर प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स को ऑन और बिफोर 31 मार्च 2022। Notwithstanding the last day of intimating linking of Aadhaar number with PAN being 31/3/2022, it is clarified that it is mandatory to quote and link Aadhaar number while filing the return of income either manually or electronically unless specifically exempted in cases referred to in paragraph 5 below। तो लिंक करना आधार और पैन को मैंडेटरी है। अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू इंटीमेट आधार नंबर, अगर हमने आधार इंटीमेट नहीं किया तो किसको हमें इंटीमेट करना था? हमें इंटीमेट करना था प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स या फिर प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स को। इफ अ पर्सन फेल्स टू इंटीमेट द आधार नंबर, द पैन अलॉटेड टू सच पर्सन शैल बी इनऑपरेटिव आफ्टर द डेट सो नोटिफाइड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो उसका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा अगर वो आधार नंबर इंटीमेट नहीं करता है तो। रूल 114A स्पेसिफाइज द मैनर ऑफ मेकिंग द पैन इनऑपरेटिव। अब ये बताता है कि मैनर ऑफ मेकिंग द पैन inoperative. If a person who has been allotted PAN as on 1st July 2017 and is required to intimate his Aadhaar number under section 139AA2 has failed to intimate the same on or before 31/3/2002, अगर वो फेल हो गया इंटीमेट करने इसके लिए, the PAN of such person would become inoperative immediately after the said date, that is after 31/3/2022 उसका PAN inoperative हो जाएगा and for the purposes of furnishing, intimating or quoting under the Income Tax Act 1961. Accordingly, where a person whose PAN has become inoperative is required to furnish, intimate or quote his PAN under the Act, it shall be deemed that he has not furnished, intimated or quoted the PAN as the case may be in accordance with the provision of Act. और फिर उसके बाद ये माना जाएगा कि उस पर्सन ने अपना पैन फर्निश नहीं किया, इंटीमेट नहीं किया या कोट नहीं किया। Consequently, he would be liable for all the consequences under the Act for not furnishing, intimating or quoting the PAN. फिर वो सारे चीज़ों के लिए लाइबल होगा एज इफ उसने पैन अपना इंटीमेट ही नहीं किया, तो ऐसा माना जाएगा उसके पास पैन ही नहीं है। Where such person who has not intimated his Aadhaar number on or before 31/3/2022 intimates his Aadhaar number under section 139AA2 after 31/3/2020, his PAN would become operative from the date of intimation of Aadhaar number for the purpose of furnishing, intimating or quoting in the Act. Accordingly, the consequences in sub-rule 2 would not be applicable from the date of such intimation. अगर 31/3/2022 के बाद वो किसी भी दिन अपना आधार इंटीमेट कर देता है तो उस डेट से उसका पैन ऑपरेटिव हो जाएगा। फिर द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स हैज़ टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट्स एंड स्टैंडर्ड्स along with the procedure for verifying the operational status of the PAN under sub rules 1 and 2. तो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स है, उनको स्पेसिफाई करना पड़ेगा फॉर्मेट्स एंड स्टैंडर्ड्स अलॉन्ग विद द प्रोसीजर्स टू वेरीफाई द ऑपरेशनल स्टेटस ऑफ पैन। अब प्रोविजन नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन पर्सनस और क्लास ऑफ पर्सनस, अब ये प्रोविजंस जो हैं ये कुछ क्लासेस ऑफ पर्सनस को अप्लाई नहीं करेंगे। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139AA रिलेटिंग टू कोटिंग ऑफ आधार नंबर would however not apply to such persons or class of the persons or any state or part of the state as may be notified by the central government. Accordingly, the central government has wide notification 37/2017 dated 11/5/2017 effective from 1/7/2017 notified that the provision of 139AA relating to the quoting of Aadhaar number would not apply to individual who does not possess the number or enrollment ID and is रिसाइडिंग इन असम, जम्मू एंड कश्मीर एंड मेघालय। अब ये वो बताता है कि जिनको आधार नंबर कोड करने की ज़रूरत नहीं है और उनके पास आधार नहीं है और एनरोलमेंट आईडी भी नहीं है और उनको कोड करने की ज़रूरत नहीं है। किन किन को? रिसाइडिंग इन असम, जम्मू कश्मीर, मेघालय, अगर वो इन स्टेट्स में रहते हैं। नॉन रेसिडेंट एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो नॉन रेसिडेंट हैं एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 ऑफ द एज 80 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो 80 साल या उससे ऊपर है। नॉट ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, वो सिटीज़न ऑफ इंडिया नहीं है। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। नेक्स्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।